साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 12 लेकर के आया हूँ। 2 दिन से सेट नहीं दे पाया था आँख के प्रॉब्लम के चलते। तो सेट नंबर 12 आप बनाइए। अब परीक्षा का डेट और नज़दीक आ गया है और इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तांबा जो है और कांसा तथा सोना और चांदी की धातु के बारे में हम लोगों को जानकारी थी। सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। लेकिन लोहा के बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं मिला है, तो यही आंसर हो जाएगा। साथियों, लोहे के बारे में सर्वप्रथम जानकारी भारत में उत्तर वैदिक काल में जाकर के होता है, तो यह आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह 2 बार बीपीएससी में पूछ भी दिया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोम जो वनस्पति के देवता थे और इन पर कुल 114 मंत्र है और 9वां मंडल जो है पूर्ण रूप से इनको समर्पित किया गया है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर पूछ दे कि कौन से मंडल में सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख किया गया है, तो वह 10वां मंडल हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य कह रहा है, तो अगर इसमें पुस्तक का नाम यह दिया गया सूत्र की तांग, यह जैन ग्रंथ है। आचरांग सूत्र, इसमें नियम कानून का वर्णन है जैन साधुओं के लिए, भिक्षुओं के लिए, तो यह भी है। बृहत कल्प सूत्र, तो यह भी है। थेरी गाथा, यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। थेरी गाथा, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताओं को संकलित किया गया है। साथियों, कुल थेरी गाथाएं जो थी उसकी संख्या 522 थी और इसमें बहुत सारी प्रेरक प्रसंग वाली कहानियों का उल्लेख जो किया गया है। इसमें वो कवित्री जो थी वह अपने बारे में वहाँ वर्णन करती है, मार्मिक वर्णन जो है उनके द्वारा किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक का राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? चौथा, यह अशोक का अभिलेख है, दीपवंश है, महावंश है और दिव्यावदान है। तो हम लोगों को अशोक के समय में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, किसमें वर्णन किया गया, वह जानकारी हम लोगों को लेना है। तो एक तो है दीपवंश और दूसरा है महावंश। इसी 2 ग्रंथ में, यह श्रीलंका में लिखे गए दोनों ग्रंथ हैं, तो बी हो जाएगा। 2 और 3 इसी से जानकारी हम लोगों को मिलती है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वह मोगलीपुत्र तिस्य थे। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखें, यहाँ अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। कौन से भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो साथियों, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, प्राकृत। अशोक के शिलालेख या अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। बहुत सारे लोग पाली आंसर देते हैं, जो यह गलत हो जाएगा। तो यह आपको आंसर, यह भगवान बुद्ध की भाषा है पाली, और बौद्ध ग्रंथ अधिकांशतः पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन अशोक के अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा में। लिखने वाला कौन था? चापड़। चापड़ जैसे विद्वान ने इसकी रचना जो है वह किया था। और सबसे पहले पढ़ा किसने, यह तो आप लोग जानते होंगे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? चहुमुखी विकास जिस काल में हुआ हो, जिस वंश के काल में, उसी को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश, इनके समय के
काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। अगर व्यक्ति विशेष में पूछ दे तो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, या उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो वह आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में अगर जाएंगे तो वहां भी स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। यही क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। सुमेल है, कौन सा इसमें सुमेल है यह हम लोगों को बतलाना है। तराइन का प्रथम युद्ध तो 91 में, यह सही बात है। तराइन का द्वितीय युद्ध 92 में, चंदावर का युद्ध 94 सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध सही है। तो ये सब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। चंदावर का युद्ध गढ़वाल वंश के शासक के साथ हुआ था, और इसमें भी मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के शासक को पराजित कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध आप जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है वह विजयी हुआ था। यहाँ जयचंद पराजित हुए थे 1194 में। तो यही क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में किसने लिखा था, यह हम लोगों को जवाब देना है। सभी यहाँ मुगल बादशाह हैं, और मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वह फारसी ही थी, फारसी या पर्शियन। तो यहाँ आत्मकथा है, तो इसी से पता चल जा रहा है। 2 ही लोग थे मुगल बादशाह में जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा, एक थे बाबर और एक थे जहांगीर। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है फारसी में किसने लिखा, तो जहांगीर ने लिखा। तुजुक ए जहांगीरी, यही इनकी ग्रंथ का नाम है, जहांगीर की आत्मकथा, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। बाबर ने लिखा था तुजुक ए बाबरी, जो अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा में पूछ दे तो बाबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये तो आसान है, आप लोग जानते होंगे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, जैनक इसके लेखक हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैनक। कहीं जैनक भट्ट भी देता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया था। अगर वह पूछ दे तो चंद्रबरदाई आंसर दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे? फारसी, अफगानी, चुगताई, तुर्क में से कोई नहीं, तो चुगताई तुर्क। बाबर जो थे वह चुगताई तुर्क जातियों में से थे। तुर्कों की जो विभिन्न शाखाएं थी, उसी में से एक शाखा का नाम था चुगताई। इसलिए यही जो है 10 नंबर का आंसर हो जाएगा। यह लोग भारत में भले मुगल कहलाए, लेकिन चुगताई तुर्क जाति से यह लोग संबंधित थे। 11 नंबर, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी संस्मरण लिखे थे, इसमें कौन अपनी आत्मकथा जो है वह लिखा था? इल्तुतमिश नहीं लिखा, बलबन नहीं लिखा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिखा, फिरोज तुगलक ने लिखा था। फिरोज तुगलक फुतुहात ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना किया था इन्होंने, और उसमें इनके काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखा जाए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन थे, यह आपको बतलाना है। तो साथियों, अबुल हसन हैं जहांगीर के समय, किशन दास, इसको बिशन दास कहते हैं, उस्ताद मंसूर, ये सब जहांगीर के समय के विख्यात हैं। इनके समय में बसावन और दसवंत थे, तो यही आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर, सुमेल को सुमेल करना, सूची 1 को सूची 2 से साथियों मिलाना है। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर का यहाँ है दरबारी कवि और यहाँ राजा है। अब अमीर खुसरो तो किसके राजा के संरक्षण में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी।
कालिदास नवरत्न में शामिल थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था समुद्रगुप्त के संरक्षण में थे। बाणभट्ट जिन्होंने हर्ष चरित लिखा था हर्षवर्धन के संरक्षण में थे। तो यह तो बी से ही पता चल जा रहा है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 4 1 2 3। अब यहाँ 14 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कथन के रूप में है, और यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था और अलाई दरवाजा का इन्होंने निर्माण कराया था। सर्वप्रथम अस्थाई व्यवस्था सेना में लागू किया था। दाग एवं हुलिया प्रथा को लागू इन्होंने किया था। बहुत सारे कार्य किए थे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। देखिए, जजिया कर से 4 क्वेश्चन जो है वह बनता है। जजिया कर के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसको धार्मिक कर कहते हैं कि जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो लोग रहते थे उनकी जान माल की सुरक्षा के एवज के रूप में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान यह कर जो है वह लेते थे, या मुगल वंश के बादशाह यह कर लेते थे। लेकिन इस कर से अनाथ बच्चे बच्चियां और ब्राह्मण जो थे वह मुक्त थे, उन लोगों से नहीं लिया जाता था। लेकिन एकमात्र सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल कर लिया। परीक्षा में अगर पूछ दे कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो 712 में भारत पर आक्रमण किया था, सिंध नदी तक आया था और वह अरबी था। फिर से दूसरा क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कि जजिया कर को किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? अकबर ने कर दिया। फिर जजिया कर को पुनः किस मुगल बादशाह ने लागू कर दिया? औरंगजेब ने कर दिया। तो जजिया कर से संबंधित यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 16 का यहाँ आपको जवाब देना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, यह गलत है। बक्सर का युद्ध साथियों 1764 में हुआ था और इसमें मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ दे रहे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह 1760 में हुआ और यह सही है, बांडीवास का युद्ध, और इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से अंग्रेजों के साथ पराजित हो गए थे। तो बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो चर्बी वाला कारतूस जो था वह तत्कालिक कारण बन गया था। तो उस क्वेश्चन को यहाँ दूसरे रूप में पूछा जा रहा है, कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 को यह साथियों शामिल किया गया था। पुराना जो बंदूक था उसका नाम था ब्राउन बैस, और उस ब्राउन बैस को हटा दिया गया और उसके जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो है वह शुरू हुआ था। हौज विद्रोह हुआ, अब यहाँ काल पूछा जा रहा है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तो कभी कभी बीपीएससी में क्या करता है, दोहरा देता है क्वेश्चन को। तो हौज विद्रोह जनजाति विद्रोह था और बिहार के क्षेत्र में हुआ था 1820-21, यही जो है वह आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो था, क्षेत्र जो था, वह संथाल परगना था। 19 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, एकेश्वरवाद पर, अद्वैतवाद, बहुदेववाद। तो जवाब आपको देना है, यह एकेश्वरवाद पर आधारित है साथियों, ब्रह्म समाज।
राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन, यह इसके सिद्धांत थे। 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पूछा जा रहा है सर्वप्रथम, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बीपीएससी में आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन तो कांग्रेस के बैठक से जरूर रहता है, माने कांग्रेस से क्वेश्चन बीपीएससी में आपको रहेगा ही रहेगा। प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष, उसी तरह से प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मद्रास में यह सम्मेलन हुआ 1887 में, और इसी अधिवेशन में, तीसरा अधिवेशन था, इनको अध्यक्ष जो है वह बनाया गया था। 21 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, लड़ा था यहाँ पूछा जा रहा है, तो जवाब आपको देना होगा 21 नंबर क्वेश्चन का WC बनर्जी, यही थे तो चुनाव जो है लड़े थे। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, लेकिन यह चुनाव जो है वह हार गए थे। अब इसी में से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये तो लड़ने वाला हो गया, तो प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, और उदारवादी पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव जो है वह जीत लिया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था, तो यह आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। इसी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसलों को नामंजूर किया मुस्लिम लीग ने, और स्वतंत्र एवं संपूर्ण पाकिस्तान की मांग रख दी, और उसके एवज में यह सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का निश्चय किया, मतलब सांप्रदायिक दंगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर था। अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रांसीसी, यह अमेरिकी पत्रकार थे और इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखा था और महात्मा गांधी के साथ बहुत अधिक समय तक अपना जीवन जो है वह व्यतीत किया था। इसमें 24 नंबर को आप देखें, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था, यह पूछा जा रहा है। 24 नंबर मध्यम मार्गी तो मदन मोहन मालवीय एवं गोपाल कृष्ण गोखले, यह लोग उदारवादी के साथ साथ मध्यम मार्गी भी थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक यह उग्रवादी विचारधारा के थे, यह नई विचारधारा के अग्रदूत थे, तो यही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। इनका कथन भी है और बार बार पूछा भी जाता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा किया गया। होम रूल लीग आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। 25 नंबर क्वेश्चन, सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। 1930 में पेशावर कांड और इसका नायक पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब आपको देना होगा 25 नंबर क्वेश्चन का, और इसमें आंसर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सी आंसर हो जाएगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाल रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। इस रेजिमेंट ने लाल कुर्ती दल पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। जब चौरी चौरा की घटना 1922 में घटित हो गया, उस समय गांधी जी बारदोली में थे, गुजरात के बारदोली में। डी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था।
कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है। तो इसका चरण जो था 1926 से 1939, बी हो जाएगा आंसर। और ट्रेड यूनियन आंदोलन के महत्वपूर्ण जो नेता थे क्रांतिकारी विचारधारा के, उसमें थे एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्री अमृतपाद डांगे, शौकत उस्मानी। इन लोगों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को, ट्रेड यूनियन क्रांतिकारी आंदोलन कहेंगे इसको, बहुत आगे बढ़ाया। यह साम्यवादी विचारधारा से भी लोग प्रेरित थे और साम्यवाद में भी इन लोगों ने सहयोग किया था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। साथियों, जब कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया तो उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, 1905 में चलाया गया और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने पंजाब में नेतृत्व किया था और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में नेतृत्व किया था। 29 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905, तो गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में थे। खिलाफत आंदोलन 1919, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 42, तो इन सभी से गांधी जी जुड़े हुए थे। ए आंसर हो जाएगा, इससे जुड़े हुए नहीं थे। इसमें लाल बाल पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जा रहा है और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जा रहा है। हालांकि यह कंपनी भारत में कुछ खास नहीं कर पाई, फिर भी इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया है, यह हम लोगों को यहाँ बताना। देश प्रेमियों का राजकुमार, तो यहाँ पर देश प्रेमियों का राजकुमार मोतीलाल नेहरू को कहा गया है, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे। अब 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी नाम यहाँ आ रहा है, तो बताना है हम लोगों को। बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसके प्रमुख नेता जो थे अरविंदो घोष थे, यही आंसर हो जाएगा। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग महत्वपूर्ण नेताओं में से शामिल थे। अरविंद घोष, जिन्होंने आगे चल करके आध्यात्मिक जीवन जो है वह व्यतीत किया था। सावित्री और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। 33 नंबर का जवाब आपको देना है और बाल गंगाधर तिलक जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ जो है वह किया था। आज भी गणपति उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है मुंबई में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रुना आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। 34 नंबर क्वेश्चन है यह, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रुना आसफ अली काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और भूमिगत रह करके इन्होंने आंदोलन में सहयोग जो है वह प्रदान किया था। 35, स्वमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। 35 नंबर का जवाब आपको देना है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, यह हो जाएगा। इसी की स्थापना स्वमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा को मिला करके एक नए दल का गठन इनके द्वारा किया गया था। 36, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यह हम लोगों को बतलाना है। गांधी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, सही है। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, यह सही नहीं है।
गांधी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की है, सही है। गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, यह भी सही है। तो सही नहीं है पूछा जा रहा तो यही हो जाएगा बी, आंसर जो है बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? किस आंदोलन का समर्थन किया था यह आप बताइए। अस्पृश्यता का समर्थन किया था। या चूंकि यह इसको नहीं मानते थे, इन्होंने सारा जीवन हरिजनों के उद्धार में लगाया था और 1932 में इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया था तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। तो आंसर यही हो जाएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हम पहले भी चर्चा किया था, लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक, जिसके मुकदमे के सिलसिले में तिलक जो है ब्रिटेन गए और इसलिए कांग्रेस के यह अध्यक्ष नहीं बन पाए। 39 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में साथियों इसको पारित किया गया था, यह प्रस्ताव लाया गया। यह एक विशेष अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन नहीं था और इसके अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय थे। इसके बाद 40 नंबर देखिए, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का समर्थन मिला। इसलिए मिला कि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था और दोनों लोग यहाँ पर आकर के मिल करके कार्य को संपन्न करते हैं। अब 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ और आप लोग बनाएंगे। 41 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 41 का आंसर सी। 42 का आंसर यहाँ आपको दिया हुआ है ए हो जाएगा। 42 का आंसर जो है वह ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 का भी आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यह। 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और 45 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन मान पूछा जा रहा है और 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर एक क्वेश्चन है और 47 का आंसर इसमें डी दिया हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 48 का आंसर भी डी दिया हुआ है, डी। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखें और इसका आंसर सी दिया हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है 50 और 50 का आंसर बी दिया हुआ है। अब यहाँ से साइंस की शुरुआत है, तो आप साइंस का भी अहम भूमिका होता है, आप सभी लोग जान रहे हैं। आप तो अंतिम प्रक्रिया है, चरण है, अगले संडे को एग्ज़ाम हो जाएगी। तो साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स पर याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। 51 नंबर क्वेश्चन, इफेनिक्स है क्या है यह पूछा जा रहा है। तो यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार, उसी को इफेनिक्स कहते हैं। तो साथियों ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ विकल्प दिया गया, दिए गए विकल्प में से हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, बाकी यह है। अब 53 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ये तो आसान है लेकिन पूछा भी जाता है। यह संक्रामक बीमारी है सबसे पहले और यह आँख से संबंधित है, आँख से, और यह
क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से हो जाता है। 54 नंबर, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। ए आंसर हो जाएगा। और 55 नंबर, मूत्र का असामान्य घटक है, क्या है यह यहाँ पूछा जा रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये तो डॉक्टर भी लिखते हैं जांच उच कराने के लिए। तो सी 55 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 56 का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो यही आंसर हो जाएगा 56 का, और बाकी सब ग्रुप बी से संबंधित हैं। 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में वेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? 57 नंबर क्वेश्चन बड़ा सा है और इसका आंसर सीसी मक्खी। 57 नंबर का सीसी मक्खी, जो प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है यह आपको बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भ्रूण पोष, यही इसका खाने का भाग होता है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? 59 नंबर का आंसर राइजोबियम सहजीवी बैक्टीरिया का है, यह बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? 60 नंबर का आंसर आपको देना है और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता यहाँ आंसर हो जाएगा, इसी के रूप में जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो 61 नंबर का जवाब दीजिए, डी आंसर होगा, वे पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। 62, प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं वह जवाब हम लोगों को देना है। तो डी, ध्वनि बूम उसको कहते हैं। 62 का आंसर हो जाएगा ध्वनि बूम। प्राध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग जो है वह पैदा करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, धातु की चायदानियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगे हुए होते हैं? 63 का जवाब दीजिए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए उसको लगाया जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? 64 नंबर, कोपरनिकस ने किया था, जिन्होंने यह बतलाया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य को सौर मंडल का केंद्र जो है वह बताया था। 65 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो 65 का जवाब दीजिए आप लोग, धारिता यहाँ आंसर दिया हुआ है। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। 66, फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो चोक का प्रयोजन है करेंट के प्रवाह को बढ़ाना, सी आंसर हो जाएगा। 67, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए,
किस तरफ या किस तरह से झुकना चाहिए। तो 67 नंबर का जवाब है केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। केंद्र की तरफ, केंद्र से परे, तो दोनों इसमें विकल्प में दिया हुआ है। केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। 68 प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना चाहिए। 68 नंबर का जवाब है ए कांच से जल। दिए गए विकल्प में यही आंसर जो है वह होगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। 69 नंबर जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। क्या आयतन में, समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। यही आंसर होगा। 70 नंबर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है। अब इसमें आपको जवाब देना है 70 नंबर का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 71 आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 है। या बी जिसमें 14 लेथेनाइड तथा 14 एक्टेनाइड है। लेथेनाइड और एक्टेनाइड 14 बटे हुए हैं। 72 जल गैस किसका संयोजन है। जल गैस किसका संयोजन है यह हम लोगों को बतलाना है। सी आंसर हो जाएगा। CO और H2O, CO और H2। 73 ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। यह हम लोगों को जवाब देना है 3 से 5। लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील 3 प्रकार का होता है। ढलवा, पिटवा और स्टील में कार्बन की मात्रा 2 से 4%, 0.1 से 0.25% पिटवा में, तथा कार्बन में, स्टील में 0.5 से 1.5% तक होती है। तो यही विकल्प के अनुसार सी आंसर हो जाएगा। 74 खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। किसका प्रयोग किया जाता है यह हम लोगों को बतलाना है। तो 74 का जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। इसका आंसर हो जाएगा डी बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण। 75 नंबर क्वेश्चन प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज, टेबल नमक कौन सा खनिज होता है। 75 का आंसर जो है वह बी है, हैलाइट। तो यहाँ बी आपको आंसर देना है। 76 निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक फ्यूरान है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। कौन सा तार जो पूछा जा रहा है वो हम लोगों को जवाब यहाँ देना है। तो डी नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक जो है वह प्रबल होता है। 78 नंबर क्वेश्चन मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है। मामूली कट जाने पर फिटकिरी जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है का उपयोग किया जाता है। यह रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण स्कंदन है।
डी। 79 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? 79 का आंसर हो जाएगा ए, जर्मन सिल्वर। इसमें जो है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इसमें तांबा लगभग 60%, जास्ता लगभग 20% और निकेल लगभग 20% होता है। यह तीनों का मिश्र धातु है। 80 नंबर, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें? यह पूछा गया है OF2 में। ए आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? ये तो आप लोग जानते होंगे निश्चित रूप से। लोकसभा या विधानसभा में जब कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का 1/6 मत से कम मत प्राप्त करता है तो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो इस आधार पर डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? 82 में जवाब आपको देना है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये तो है। कौशल का अभाव, ये भी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये नहीं है। जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये भी है। तो नहीं है, सी नहीं है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को यह मनाया जाता है। 84, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, तब वह राज्य की श्रेणी में आएगा। 85, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है यह हम लोगों को बताना है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। इस क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना भी किया गया है और इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। 86, संघ लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उसे हटाया जाएगा। तो 86 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 87, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति पदेन होता है और वह होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। 89 का जवाब देना है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। यह शामिल है। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य शामिल नहीं है। लोगों में भ्रातृत्व पैदा करने का कर्तव्य ये भी नहीं है। उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर चुनाव लड़ा ये भी नहीं है। ए आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो
संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्षों तक यह रह सकता है। डी। 91 सजातीय ग्रुप मंगोलाव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। 92 नंबर में मिलान करना है हम लोगों को। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, यह हम लोगों को देखना है। तो 92 का आंसर आप लोग बताइए कौन सुमेलित नहीं है। बालको, रायपुर, यह जो है वह सुमेलित नहीं है। यह यह सुमेलित है, यह भी सुमेलित है, यह भी सुमेलित है। यह बिलासपुर जिला में है। बालको जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, तो यही आंसर हो जाएगा। एक 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 94 नंबर आप क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? 94 नंबर का जवाब रामेश्वरम, सी हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप जो है यह मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबार द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और सालसेट द्वीप जो है भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नॉर्वे का तट उदाहरण है। 95 का आंसर जो हो जाएगा फियोर्ड तट, बी आंसर हो जाएगा इसका 95 का। 96 का देखिए। ध्रुवावशेष श्लेष और वन कृषि की मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मिल्पा यह क्षेत्रीय नाम है सभी कृषि का, तो मिल्पा कहाँ जाना जाता है यह हम लोगों को जवाब देना है। मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका, डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण है? उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर का, यह नहीं होगा। और उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का, यह हो जाएगा, यही आंसर होगा। 98 नंबर अधिकांश भूप्रपट्टी में किस शैल से बनी है? अधिकांश भूप्रपट्टी किस शैल से बनी है? 98 का आंसर जो है आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय शैल से यह बनी है। यह भूप्रपट्टी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। 99 पेशावर किसके निकट है? जो प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार खैबर दर्रा के सबसे निकट है यह पेशावर, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। 100 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मेक्सिको, कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया और मालदीव आदि से गुजरती है। 101 निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? 101 का डी आंसर हो जाएगा, डिमोस। 102 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो 102 का जवाब देना है। अलियार, पेरियार,
कुंदाह जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में अवस्थित है, जबकि इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में अवस्थित है। तो यह आंसर हो जाएगा। कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है पूछा जा रहा है? इडुक्की। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है यह पूछा जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में अवस्थित जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ए यहाँ सुमेल में देखना है, जुग्म पर विचार करना, सहायक नदी और मुख्य नदी यह हम लोगों को देखना है। जैसे चंबल जमुना की, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चंबल जो है वह जमुना की और मानस ब्रह्मपुत्र की। यहाँ सोन और नर्मदा जो दिया गया है वह गलत है, यह सही नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 इसमें आंसर होगा। तो ये दिया नहीं गया विकल्प में, तो इसका आंसर जो है वह ई हो जाएगा, 1 से अधिक। 105 निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल के अंतर्गत चाय, कहवा और रबर की फसल आती है। ईख रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही हो जाएगा डी जो है यह आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 106 किशनगंज। बिहार से बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया जाता है। एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? एक पीरा चौर जो है किशनपुर में अवस्थित है। सी 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश धनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ए आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो यहाँ उपगुप्त जो है वह आंसर हो जाएगा। महावीर की माता किनकी बहन थी? 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर की माता। 111 नंबर क्वेश्चन। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। 112 महीपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था, वह कौन सा स्थान था? 112 नालंदा महाविहार। बी आंसर हो जाएगा। 113 बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में किस नंबर पर आ गई है? 113 5 नंबर पर आ गई है। 114 भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो यह तो स्पष्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया था। 115 निम्नलिखित में विषम को ज्ञात करें। यह हम लोगों को विषम इसमें ज्ञात करना है। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना सही है। SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यह भी सही है। NOAPS नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम यह सही नहीं है। NRIGM नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यह भी सही है। तो यह 3 सही है। सी इसका आंसर जो है वह हो जाएगा।
वह सही नहीं है। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है। गलत है, गलत है। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन, यह भी गलत है। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लाता है, यह सही है। डी 117 अल्पावधि में निम्न में कौन सा संभव नहीं होता है? तो कार्य के समय को बढ़ाना सही नहीं है। प्रौद्योगिकी का उन्नयन, यह संभव नहीं होता है, यह संभव है। अतिरिक्त कर्मचारियों को लेना, यह भी संभव है। अतिरिक्त कच्ची सामग्री प्राप्त करना, यह भी सही है। 118 निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो 118 का आंसर आप लोगों को देना है CSO, यही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको कहते हैं। बार बार दोहराया जाता है यह आंसर। 119 अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो अतिरिक्त मान निर्गत और आगत के अंतर के बराबर है। 119 120 यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन क्लासिकी अर्थशास्त्री नहीं है? तो 120 में डी आंसर हो जाएगा, जून मायनार्ड किन्स, संक्षिप्त में इनको किन्स कहते हैं। 121 स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी? तो 121 का आपको जवाब यहाँ देना होगा साथियों, और ये करेंट से क्वेश्चन है। BK पॉल जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। 122 किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत गहन देखभाल इकाई ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 123 किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए समर्पित आयोग का गठन किया है? 123 मध्य प्रदेश की सरकार ने, बी आंसर हो जाएगा। 124 बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित कोविड-19 के स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम है? यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, कोरोना कवच। 124 का आंसर हो जाएगा कोरोना कवच पॉलिसी जो है, यही नाम दिया गया है। 125 सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का कार्यकाल क्या है? 125 का डी 7 साल। 126 नंबर क्वेश्चन, विश्व ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है? तमिलनाडु। 126 में तमिलनाडु आंसर हो जाएगा, जो विश्व बैंक से इन्होंने समझौता किया। 127 कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। 128 कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2020 से किया है। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया?
129 का जवाब है डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। 130, 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो 130 का आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य 3 और 5। 131, भारत सरकार के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट COGX 2020 को 2 पुरस्कार जीते? 131 का आंसर बी, MyGov। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? सी। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित सहकारी विकास मंच का नेतृत्व किया जाएगा? सुरेश प्रभु। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा? तो सुरेश प्रभु द्वारा। किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट जारी की है? 134 का ए, यूनेस्को ने इसको जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। 135, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 से 5 लाख रुपए की बीमा कैप के सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की योजना तैयारी कर दी है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। 136, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। 137, स्ट्राइप हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोज की गई प्रजाति है? तो 137 का डी, तितली की यह प्रजाति है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। किस देश ने संवैधानिक संशोधनों के लिए मतदान किया जिसके द्वारा उसके राष्ट्रपति 2036 तक सत्ता में बने रह सकेंगे? रूस। किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में नामित किया गया है? 139 का बी, सिद्धार्थ मुखर्जी। 140, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के समर्थन के लिए शुरू की गई नई विशेष तरलता योजना का कोष कितना है? तो साथियों, इसका कोष जो है 30,000 करोड़ रुपए है, बहुत अधिक है। 141, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? 141 का डी, अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय जिसको अंकटाड कहते हैं, इसी ने जारी किया है। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जॉस्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? एशियाई विकास बैंक यही जो है वह शामिल हुआ है। 144, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का प्रबंधन करता है? एडलवाइस म्यूचुअल फंड। सी। 145, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? ये तो आसान है, बौद्ध धर्म।
भगवान बुद्ध ने जब 5 बौद्ध भिक्षुओं को सारनाथ में उपदेश दिया था, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। 146 कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑल इंडिया रेडियो। यह जो है यह 4 जुलाई 2020 ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज चैनल 20 मिनट की अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम को प्रसारण करेगा, जो हो चुका है। 47 किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू की है? गुजरात ने शुरू किया है। 148 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जाने वाली संभावित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन नाम है, कोवैक्सीन सी। 149 किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नामक एक अभियान शुरू किया है? व्हाट्सएप ने शुरू किया है। 149 और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या है? जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता। ए तो यही हम लोगों का 150 क्वेश्चन था। आप लोगों ने बनाया होगा और अपना आकलन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कभी कभी बीच में तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अंतराल हो जाता है। ऐसे हम लोगों की कोशिश रहती है, हम लोगों की नहीं, सभी लोगों की, जो भी यूट्यूब पर हैं, कि वह समय पर आएँ और कार्य को संपन्न करें। तो अब आप लोगों के लिए 6 दिन और बच गया है। जिनको दूर सेंटर है उनको तो 5 ही दिन और बचा हुआ है। तो अब रिवीजन करने का भी समय है। आप जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन भी कीजिए, एक सेट बना लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए, तब तैयारी को और मजबूती मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।